वेलकम टू एलाइड कैम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 24 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर एनालाइज करेंगे, केमिस्ट्री का पेपर, और सीखेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और मैं आपको बता दूं, अगर हम ओवरऑल पेपर का एनालिसिस बताएं कि जो 24 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर है केमिस्ट्री का, तो यू कैन पुट इट इन द मॉडरेट टू, मतलब अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ के गए हैं एग्जाम के अंदर, तो कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्टली कुछ अटेम्प्ट करते हुए दिखेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको टफ भी देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो केमिस्ट्री का पेपर है उसका जो लेवल है दैट इज ऑन द मॉडरेट साइड, ठीक है। कुछ बच्चों के लिए इजी टू मॉडरेट भी हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए मॉडरेट टू टफ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ क्वेश्चन इसके अंदर आपको दिखेंगे, जैसे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, यू कैन सिंपली से दैट ये इजी है, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, या फिर थोड़ा सा आपको आइडिया है, तो ये सवाल भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। आगे जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी तो होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया हो, तो आप ये भी क्वेश्चन मतलब मॉडरेट साइड में आप रख सकते हो। इस क्वेश्चन में भी ये भी कहीं ना कि मॉडरेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन आपको आप कह सकते हो इजी है, सिंपल है ना। कुछ बच्चों के लिए मॉडरेट भी हो सकता है, ये क्वेश्चन मॉडरेट साइड में जाएगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं ये क्वेश्चन भी थोड़ा मतलब कंसेप्ट आना चाहिए, तभी जाके आप कर सकते हो, ठीक है। तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन कर पाओगे। ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है। इस क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपसे सिली मिस्टेक ना हो तो फिर अच्छी बात है। ये क्वेश्चन मतलब मॉडरेट साइड में। तो ओवरऑल मैं आपको अगर बताऊं, जो हमारा केमिस्ट्री का पेपर है, केमिस्ट्री के पेपर का लेवल दैट इज ऑन द मॉडरेट साइड। अब आपको कैसा लगा है, अगर आप इस एग्जाम के अंदर प्रेजेंट थे, तो बताइए जरा कि आपका जो केमिस्ट्री का पेपर का लेवल आपको लगा है, कैसा फील हुआ था, ठीक है। मॉडरेट था, टफ था, इजी था? और अगर आप एग्जाम देने वाले हो अप्रैल अटेम्प्ट, ठीक, मान लो आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है जनवरी का, ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखिए और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर केमिस्ट्री के पेपर के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे एग्जामिनर के माइंड के अंदर आपको घुस करके सवाल देखने होते हैं, उसका अप्रोच समझना पड़ता है, ठीक है। अगर आप एग्जामिनर के अप्रोच को समझ गए ना कि एग्जामिनर आपसे क्या गलती करवाने वाला है, तो आपसे सवाल बन जाएगा, ठीक है। वो आपको गलती नहीं करनी है और आपका सवाल बन जाए। देखिए, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। सबसे पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम सल्फर की रिएक्शन 3/2 O2 के साथ में करा रहे हैं, और यहाँ पर SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। और यू कैन सी हियर कि यहाँ पर आप देख सकते हो 2x किलो जूल, यानी मैं ये कह सकता हूँ ये जो अमाउंट लिखी हुई है, अगर मैं इसको डेल्टा H1 बोल रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, उसकी वो अमाउंट की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। सिमिलरली सेकंड स्टेप, अगर मैं इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको सेकंड बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 22 किलो जूल, एंड विच इज एक्चुअली अंडरस्टूड एज अ डेल्टा H2, ठीक है। इस तरीके से उसको समझा जा सकता है। अब हमसे एग्जामिनर चाहता है कि सल्फर प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू SO2 मींस ओवरऑल जो प्रोसेस है इसके अंदर, अगर हम देखना चाह रहे हैं कि अबव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको डेल्टा HR की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है। आप डेल्टा H1, अगर मैं डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट निकालना चाह रहा हूँ, तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट इट विल बी इक्वल्स टू, ठीक है। ये किस तरीके से अपन इस चीज को कह सकते हैं, ओवरऑल जो प्रोसेस बनेगी उसके अंदर अपन जो है समझ सकते हैं। इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं प्रोसेस को, ठीक है, तो ये y हो जाएगा, और ये -2x, और ये y हो गया। देखो सिंपल, अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं तो मैं क्या देख सकता हूँ, यहाँ पर SO3 प्लस YJ, मतलब सवाल तो आप डायरेक्टली भी कर लोगे, लेकिन मैं जो अप्रोच समझाना चाह रहा हूँ वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। विच इज कन्वर्टेड इनटू SO2, ठीक है, प्लस हाफ O2, ठीक है। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर SO3 है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। y/2 O2, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं इसको 3/2 के साथ, 3 के साथ में, ठीक है, तो रिजल्टेंट ये भी कैंसिल आउट हो सकता है। रिजल्टेंट होगा क्या, सल्फर प्लस O2, ठीक है, क्योंकि हाफ माइनस हाफ, अगर मैं यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करता हूँ, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो रिजल्टेंट हो जाएगा सल्फर प्लस O2, क्योंकि आपने डेढ़ में से एक घटा, आधा घटाया तो एक बचा, कन्वर्टेड इनटू सल्फर ऑक्साइड। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर टर्म है इसको तो जोड़ना होगा, इसको घटाना पड़ेगा,
2x - y। इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हम क्या करेंगे, डेल्टा H1 में से आपको डेल्टा H2 घटाना पड़ेगा। सो दिस विल बी अंडरस्टूड एज अ, सिंपली आपको वैल्यूज पुट कर देनी है -2x, ठीक है, और ये माइनस, और दोनों ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, तो माइनस लगेगा इनके आगे, -2x प्लस वाई। दोनों ही अप्रोच से अपना सवाल यहाँ पे बन सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं कि आंसर क्या होगा, y - 2x या फिर -2x प्लस वाई, मीन्स आंसर 4। और ये क्वेश्चन की बात करें कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया था, तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये थर्मोडायनेमिक्स के थर्मो केमिस्ट्री कंसेप्ट से पूछा गया है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से। थर्मोडायनेमिक्स से अक्सर सवाल पूछा जाता है और थर्मोकेमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है, तो वहां से सवाल पूछा गया है ये, ठीक है। अगला कंसेप्ट है, बहुत इजी सवाल है। अगर मैं बात कर रहा हूँ T2G EG1 कॉन्फ़िगरेशन की, तो इस T2G EG1 कॉन्फ़िगरेशन को देखकर आप क्या रिमार्क दे सकते हो इस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखिए, आप सबसे पहले तो ये कह सकते हो T2G, देखिए, जब हम d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की बात करते हैं और हम सिंपली बात करें कि ऑक्टेहेड्रल फील्ड ही है ना, तो होता क्या है, वहां पर तीन एनर्जी लेवल, तीन ऑर्बिटल T2G एनर्जी लेवल के अंदर होते हैं। तीन ऑर्बिटल T2G एनर्जी लेवल के अंदर, एक Eg एनर्जी लेवल के अंदर, दो d ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। हम जब इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो T2G के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन है और Eg के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं ये प्रोसेस तभी हो सकता है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तभी अचीव किया जा सकता है जब लिगेंड वीक हो। और मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स की, तो दैट विल बी हाई स्पिन, ठीक है। तो ये रिमार्क आप सिंपली इसके बारे में दे सकते हो, तो उसके बेस पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा, आंसर यहाँ पे बिग फील्ड लिगेंड एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, मींस ऑप्शन नंबर 2। एंड ये कहाँ से पूछा गया सवाल, दिस इज आस्क्ड फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहां से अक्सर सवाल पूछे ही जाते हैं, तो वहां से सवाल पूछा गया, सिंपली आप ऑब्जर्व करोगे सवाल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी कहीं ना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही रिलेटेड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर डी ब्लॉक से, ठीक है। व्हेन इथेन 1,2 डाइअमीन, याद करो दिस पर्टिकुलर इथेन 1,2 डाइअमीन इज रिप्रेजेंटेड एज EN। होता क्या है, ये हमारा है CH2 यहाँ पे लगा हुआ है, इसके साथ में NH2, तो इसका नाम होता है एथेन, एथिलीन डाइअमीन बोलते हैं इसको, या फिर इथेन 1,2 डाइमीन इन IUPAC, ठीक है। EN से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इस प्रोग्रेसिवली एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निकल सेकंड क्लोराइड, मतलब NiCl2 हमारे पास में है, ठीक है। इसका है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर इसको अगर मैं मिक्स कर रहा हूँ EN को, वहां से एक चीज बनेगी, ठीक है। तो आपको बताना है कि कलर चेंज किस प्रकार से होगा। देखो, अगर आपको कंसेप्ट का आइडिया थोड़ा भी नहीं है, सिंपल एक ऑब्जर्वेशन आपको होती है, NiCl2 जो होता है इसका कलर होता है ग्रीन कलर, ठीक है। अगर तो थोड़ा सा भी अगर आपने डी ब्लॉक पढ़ा हुआ है या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो तुमको इतना पता होगा कि यहाँ पर इसका कलर होता है ग्रीन कलर, Ni2+ की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। Ni2+ की वजह, तो रिजल्टेंट आंसर हो जाएगा 4। फिर ये फर्दर आप जैसे मिक्स करोगे पेल ब्लू के अंदर, फिर पेल ब्लू देन फर्दर कन्वर्टेड इनटू ब्लू एंड देन रिजल्टेड इनटू वायलेट कलर, ठीक है। तो और ऑप्शन कहीं पे है नहीं, NiCl2 का कलर यहाँ पे देखो ग्रीन है, केवल एक ऑप्शन के अंदर है, तो एग्जामिनर ने सवाल बहुत टफ नहीं बनाया है। अगर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है केमिस्ट्री का, तो ये सवाल आपसे बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टिन, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए होता क्या है, जनरल हम एक ग्रुप के अंदर जब चलते हैं तो होता क्या है, आयनेशन एनर्जी घटती है बढ़ती है, आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती हुई चली जाती है। यानी मैं अगर बात कर रहा हूँ काशी गए शंकर प्रभु, विच इज एक्चुअली 14 ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। 14 ग्रुप एलिमेंट के अंदर होता क्या है, लेड और टिन में जब आप कंपेयर करोगे तो किसका आयनेशन एनर्जी ज्यादा होती है, और टिन और जर्मनी मतलब अगर आप सिलिकॉन और जर्मनी के अंदर देखते हो तो होता क्या है, ऊपर वाली चीज जो रिजल्टेंट ऑर्डर की आप बात करोगे तो लेड का जो आयनेशन एनर्जी है वो टिन से ज्यादा है। ये स्टेटमेंट सही बात है, ठीक है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन जब हम बात करते हैं एंड दैट विल बेसिकली बिकॉज ऑफ द लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन, राइट। लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर इसका जो आयनेशन एनर्जी है वो टिन से ज्यादा हो जाता है।
लेकिन आप ये कहना चाहते हो कि जर्मेनियम का आयनेशन एनर्जी सिलिकॉन से ज्यादा हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट फिर गलत हो जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यानी मैं आंसर क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। देखिए, अगला सवाल हम लोग करने जा रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में है एनिलीन। इस एनिलीन को मुझे कन्वर्ट करना है पैरा ब्रोमो एनिलीन के अंदर, तो कौन सा प्रोसेस सबसे सुटेबल होगा, या फिर कौन से रिजेंट यहाँ पे आप बेसिकली यूज कर रहे होंगे। देखिए, एक एक करके समझते हैं। एनिलीन है मेरे पास में, FeBr2 के साथ में इसकी मैं रिएक्शन कराऊंगा, तो रिजल्टेंट पैरा पे बेसिकली क्या होगा, एनिलीन। इसकी रिएक्शन मैंने FeBr2 के साथ में करा दी। ठीक है, और आपको पता है ये कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, प्लस एम ही होता है। ठीक है, और प्लस एम की वजह से रिजल्टेंट आप कह दोगे कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ में कराओगे एंड देन H प्लस के साथ में। तो आपको क्या लगता है ये प्रोसेस सूटेबल होगा? रिजल्टेंट जब आप वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे एनिलीनियम आयन बन जाएगा, तो ये तो प्रोसेस नहीं सूटेबल हो पा रहा। ठीक है, इसका मतलब ये चीज तो कराना सही नहीं रहेगा। आफ्टर दैट इस प्रोसेस के बारे में भी आप सोच सकते हो कि जब हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे इसके साथ में, तो रिजल्टेंट आप सिंपल बोलोगे कि यहाँ पे एसिटाइनलाइड बनेगा। उस एसिटाइनलाइड की रिएक्शन आप फर्दर H2SO4 के साथ में करा दोगे। ठीक है, वो क्या करेगा रिजल्टेंट, मतलब H2SO4 बेसिकली यहाँ पे करेगा क्या, SO3H अटैच कराया, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी इसकी, फिर आप Br2 के साथ में कराओगे, तो मुझे ये नहीं लगता ये प्रोसेस भी इसमें काम में आने वाली है। लेकिन जब हम बात करें जैसे एनिलीन की रिएक्शन मैं किसके साथ में करा हूँ, एसिटिल क्लोराइड के साथ में, किसके साथ में करा रहा हूँ, एसिटिल क्लोराइड, तो यहाँ पर चांसेस है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी। क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो अटैक करेगा यहाँ पर, Cl को बाहर निकाल देगा, रिजल्टेंट यहाँ पर जब रिएक्शन होगी तो कुछ इस प्रकार से एनालाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो पर्टिकुलर चीज बनी है इसको हम कहते हैं एनालाइड। अब ये एनालाइड पे अटैक होगा FeBr2 का, किसका अटैक होगा, FeBr2। तो पैरा पे जुड़ेगी कौन, ब्रोमीन, NH C डबल बॉन्ड OCH3, पैरा पे जुड़ जाएगी ब्रोमीन। और फिर आप जैसे इसका H2OH प्लस के साथ में रिएक्शन कराओगे या फिर हाइड्रोलाइसिस कराओगे, तो जो एनालाइड में NHC डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप है ना, दिस विल फर्दर कन्वर्टेड इनटू द NH2 ग्रुप। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब फाइनल प्रोडक्ट ये वाला होगा। बाकी आप इसको भी कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर ही सकते हो, क्योंकि NaOH बेसिकली क्या करेगा, आपको रिजल्टेंट जो एसिटाइनलाइड ग्रुप बन रहा है ना, उसको हटाना है, NH2 में कन्वर्ट करना है ना, वो चीज यहाँ पे नहीं हो पाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर द प्रोडक्ट विल बी एन पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए होगा क्या, यहाँ पर हम ले रहे हैं Sc3+। देखिए इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। देखिए अपन जब स्कैंडियम की बात करते हैं तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 20 पर। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो ये दिस इज एक्चुअली आर्गन 18 3d14s2। ठीक है, ये होता है। जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल दोगे तो क्या बचेगा, ये आर्गन। क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, तो सिंपली आप बोल दोगे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ए का हो गया true। ठीक है, चलते हैं टाइटेनियम 2+ की तरफ। टाइटेनियम 2+ मतलब हम बात कर रहे हैं स्कैंडियम, मतलब टाइटेनियम 2+ के अंदर जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन टाइटेनियम का होता है D2S2। ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम के बेस में दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बच गया D2। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आप दो 2.84 है ना, तो बी का हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते साइड, बी का हो गया बी। ठीक है, अगली चीज, अगर मैं वेनेडियम 2+ की बात कर रहा हूँ तो वेनेडियम 2+ के केस में क्या होगा, D3 हो जाएगा। मतलब सिंपली आप इसकी जगह रख सकते हो सी की जगह एस। फिर अपन बात कर सकते हैं मैग्नीज 2+ की, तो वो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे,
तो आर इसका आंसर आ जाएगा, डी का हो गया आर। तो देखिए जरा, ए का क्यू, बी का पी, ए का क्यू, बी का पी, ठीक है, सी का एस, तो यानी थर्ड इज द राइट आंसर, डी का आर, ये यहाँ पर आंसर होने वाला। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको बताना क्या है, एक कंपाउंड है, इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज है 54.2%, हाइड्रोजन का परसेंटेज है 9.2%, रेस्ट इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो करना क्या है इस सवाल के अंदर, आपको सबसे पहले तो देखना है कि कार्बन का परसेंटेज है 54.2%, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है 9.2%, ठीक है। और इसके अंदर ऑक्सीजन कितना बचेगा, दोनों को जोड़ दो और इसको घटा दो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.4, ठीक है। 9 और 4 13, 63 पॉइंट, आप अगर 63.4 को घटा रहे हो 100 ग्राम के अंदर से, तो दिस विल एक्चुअली बी इक्वल टू 63.6 आई गेस। ओके, ठीक है, इतना इसका वेट होगा बेसिकली। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज रहेगा, तो दैट विल बी अराउंड 36.6 के आसपास। तो होगा क्या यहाँ पर, अब आपको करना क्या है, अगर मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास में जो कंपाउंड है उसका जो वेट है, लेट वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 100 ग्राम, ठीक है। तो होगा क्या, कार्बन का परसेंटेज जितना दे रखा है, अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन निकालना चाहता हूँ, मोलर रेशियो निकालना चाहता हूँ, तो वो कैसे निकालेगा, 54.2% डिवाइड बाय बेसिकली आप इसका 12 ग्राम, ठीक है, इससे जो वैल्यू आएगी। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ 9.2 डिवाइड बाई 1, ठीक है, 36.6 डिवाइड बाई 16, ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर वैल्यू आएगी 9.2, यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, इट विल बी अराउंड 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, मतलब लगभग 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, यहाँ पर 9 वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 16 दूनी 32, 2 के आसपास। तो अब करेंगे क्या हम, बेसिकली यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू है 2 पॉइंट समथिंग, जो वैल्यू 2.3 के आसपास जो वैल्यू आएगी, इसको अपन इससे डिवाइड करेंगे, तो हुआ क्या, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ जाएगा 1, ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 4 और इसकी वैल्यू आएगी 2, तो नंबर ऑफ कार्बन आ चुके हैं यहाँ पर 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर 4 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर आ चुका है 1, ठीक है। उस बेसिस पे हम इसका इंपेरिकल फॉर्मूला की अगर बात कर रहे हैं, तो इंपेरिकल फॉर्मूला इसका हो जाएगा C2H4O। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, C2 मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितनी वैल्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, या तो 2 मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, एक बार 3 मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो इट इज C4H8O2, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस इज एक्चुअली C3H12O3, C3, हम्म, C3H12O2, ये ऑप्शन नहीं है। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नहीं, वो 4 का मतलब नहीं बनेगा यहाँ पे। एक बार हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू आ रही है, अरे 6 आएगा ना यहाँ पे, C6H12O3, C6H12O3, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके देख लिया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आई, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, कहाँ पे आया, C6H12O3, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो गया फर्स्ट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, दिस इज आज फ्रॉम बायोमोलिक्यूल चैप्टर, बायोमोलिक्यूल, ठीक है। बायोमोलिक्यूल में एक कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, डीएनए आरएनए का। डीएनए के अंदर होता है, देखिए, डीएनए के अंदर होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो मोनोमर यूनिट होती है डीएनए की, दैट इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बनता है, एक पेंटोस शुगर होती है डीएनए के अंदर, दैट पेंटोस शुगर इज डीऑक्सीराइबोज, एक नाइट्रोजनस बेस होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पर हमको दे रखे हैं नाइट्रोजनेस बेस। अब नाइट्रोजनेट बेस की स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करनी है कि ये स्ट्रक्चर किस कंपाउंड की है, ये ये जो स्ट्रक्चर है इस नाइट्रोजनस बेस की है, ये इसकी है, ये इसकी है, ठीक है।
अगर थोड़ा सा तुमको अंडरस्टैंडिंग है कि देखिए जब हम बात करते हैं एडेनिन और ग्वानिन की, तो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं दो रिंग वाले नाइट्रोजनस बेस। एक इनके अंदर होती है हेक्सा रिंग और एक होती है इनके अंदर पेंटा रिंग। ठीक है, एक होती है हेक्सा रिंग और एक होती है पेंटा रिंग। ठीक है, तो एडेनिन का जो आंसर होगा वो तो डायरेक्टली तुमको दिख रहा होगा, फर्स्ट हो जाएगा। एडेनिन का आंसर तो मतलब बी का तो डायरेक्टली आंसर हो गया फर्स्ट। अब बी का फर्स्ट दो ऑप्शन के अंदर है, मतलब ऑप्शन वन और ऑप्शन फोर यहाँ पर कैंसिल आउट हो चुका है। अब चलते हैं थाइमीन की तरफ। थाइमीन का आंसर भाई साहब क्या होने वाला है? देखिए, जब हम बात करते हैं साइटोसिन और यूरेसिल के अंदर, तो साइटोसिन के अंदर होता क्या है? साइटोसिन के अंदर तो ये पूरी स्ट्रक्चर सेम रहेगी दोनों के अंदर। देखो पूरी स्ट्रक्चर सेम है दोनों के अंदर, साइटोसिन और यूरेसिल के अंदर, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है? इस पर्टिकुलर कार्बन एटम पे। यहाँ पे ये कार्बन एटम से नेट NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, साइटोसिन के अंदर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, यूरेसिल के अंदर डबल बॉन्ड O होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। ठीक है, उस बेसिस पे हम बोलेंगे कि सी का आंसर तो हो गया फोर और डी का आंसर हो गया थर्ड, और सिंपली एक आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, यानी ओवरऑल हम आंसर की बात करेंगे, ए का हो गया सेकंड, बी का हो गया फर्स्ट, सी का हो गया फोर्थ और डी का हो गया थर्ड। डी का हो गया थर्ड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, सिंपली इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो। थाइमीन में क्या होता है? थाइमीन में अगर मैं बात करूं थाइमीन की स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, थाइमीन की स्ट्रक्चर अगर मैं यूरेसिल की स्ट्रक्चर देख रहा हूँ ना, तो यूरेसिल की स्ट्रक्चर में जो कार्बन कार्बन से आपको CH3 ग्रुप जोड़ देना है। तो देखिए इस तरीके से आप चीजें याद कर सकते हो ना। स्ट्रक्चर है, कोई कंसेप्ट तो होगा नहीं भाई, स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर है। ठीक है, कि यहाँ पे हमारी नाक ही क्यों लगी हुई है, यहाँ पे कुछ और चीज क्यों नहीं लगी हुई है, तो ये तो यार कोई लॉजिक नहीं हुआ ना सवाल का। सवाल तो आप यही बताओ कि ये स्ट्रक्चर को याद कैसे रखना है, इसके अंदर ये चीज है, इसके अंदर ये चीज है, इसके अंदर मैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ग्रुप्स की बात करूं तो वो सवाल पूछा जा सकता है। ये कोई सवाल नहीं है कि यहाँ पर यही ग्रुप क्यों लगा हुआ है। हो सकता है उसका आंसर आपके पास में हो सकता है नहीं हो। ठीक है, दोनों ही चीज है। देखिए, सवाल देखने में बड़ा ही टफ लग रहा होगा, इतना बड़ा सेंटेंस लिखा है भाई साहब ने, लेकिन मैं आपको बताऊं इसका जो लॉजिक है ना, वो बहुत ही सिंपल सा है। आप बात कर सकते हो कि दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम। आप लोग बोल सकते हो कि दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स, कहीं से भी आप एज्यूम कर सकते हो, लेकिन जब हम बात करेंगे ना इसका आंसर किस प्रकार से निकालना है, आप लोगों ने बोला एक प्रोसेस हो रही है जहां पर H2 एंड I2 दो गैस हैं, वो रिएक्ट करेंगी 2HI बनाएंगी। The above reaction is started with a mole of H2। इसके A मोल थे, इसके B मोल थे। ठीक है, रिजल्टेंट रिएक्शन हुई, क्लोज कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रही है एट अ सर्टेन टेम्परेचर टिल द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा? इक्विलिब्रियम ऐसा केस है जहां पर रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ऐसा कहा जाता है। तो इस रिएक्शन, इस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए सही ग्राफ क्या होगा, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा सबसे सूटेबल ग्राफ है? देखिए होता क्या है, जब एक रिएक्शन प्रोसीड करती है तो इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की अमाउंट डिक्रीज होती हुई चली जाती है, रिएक्टेंट रिएक्शन के अंदर कंज्यूम होता है और प्रोडक्ट रिएक्शन के दौरान बनता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है और रिएक्टेंट कंज्यूम होता है। तो जब हम बात करते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो वो उस दैट हैव सिग्निफिकेंस फॉर द प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस हैव द सिग्निफिकेंस फॉर द रिएक्टेंट, ऐसा कहा जाता है। तो मैं H2 और I2 की कंसंट्रेशन को टाइम के साथ में घटाता हुआ चलूंगा, ठीक है, और प्रोडक्ट की रिएक्शन को बढ़ाता हुआ चलूंगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ है, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, दैट इज एक्सप्लेन, मतलब देखो एक चीज और भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर H2 और I2, देखिए ये इस वजह से नेग्लेक्ट कर दिया आप लोगों ने क्योंकि I2 कंसंट्रेशन डिक्रीज होती हुई दिखा रही है, इसका मतलब ये गलत हो गया। यहाँ पर क्या है, HI की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में घटती हुई दिखा रही है, इन्होंने तीनों की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी, इसका मतलब ऑप्शन 3 इस वजह से गलत है। ऑप्शन 4 क्यों गलत हो जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे हाइट सिमिलर कंडीशन है भाई साहब, I2 की कंसंट्रेशन आप लोगों ने बढ़ाती हुई दिखाई दी है, इसका मतलब ये भी गलत है। बचा अपने पास में ऑप्शन सेकंड है, और ये चीज एक्सप्लेन इस चीज को भी तो कर रही है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, दीज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट, या फिर आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम को एज्यूम कर सकते हो, ये इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर रहा है। ये भी सवाल कहीं ना कहीं इजी में आप कहोगे कि इजी सवाल है,
कहाँ से पूछा गया है? सिंपल जीओसी का कंसेप्ट आप लोग पढ़ते हैं तो वहां से सवाल पूछा गया है। चलते हैं इस सवाल की तरफ और करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप लोगों से पूछा गया है नंबर ऑफ sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। देखिए कैसे आप चीजें देख सकते हो। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का मतलब है कि जहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो। sp2 का मतलब जहां पर डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा हो। ठीक है, तो रिजल्टेंट आप कहोगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये यहाँ पे जो कार्बन है ये sp3 है, ये भी sp3 है, और ये जो पर्टिकुलर कार्बन एटम है ये भी sp3। ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो सिंपली मतलब इसमें क्या ही कंसेप्ट बताऊं, सारी चीज आप देख सकते हो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स काउंट कर सकते, नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड, कितने कार्बन बॉन्ड बना रहा है टोटल। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स, उसके वजह से आप जज कर सकते हो चीजें। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ इज द राइट। अगला क्वेश्चन है, द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज गिवन। ठीक है, हमको आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, इस तरीके से 5 तक अपन को दे रखी है फॉर ए कंपाउंड फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स। एक्स नाम का कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसके लिए आपको वैल्यूज दे रखी है। अब आपको बताना है ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ये किस ग्रुप का हो सकता है। चलिए ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। यहाँ पर IA1 है विच इज एक्चुअली 500 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और 600 फॉर IE2। ठीक है, IE3 कितना है? 2000 किलो जूल पर मोल। ये हमको वैल्यूज दे रखी है। हो क्या रहा है, जैसे ही मैं IE2 से IE3 की तरफ जंप कर रहा हूं, यहाँ पर एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है आयनेशन एनर्जी के अंदर। अब ये तभी पॉसिबल है कि जहां पर I2 मतलब पहला कोई मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आई, बेसिकली आयनेशन एनर्जी होती क्या है? हम किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ से, कोई इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया। फिर जैसे ही मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करी यहाँ पे, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, और तीसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ से मैं जैसी बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन निकालने की, तो यहाँ पे आपको काफी हाई अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगी हमारे लिए? आयनेशन एनर्जी सेकंड और आयनेशन एनर्जी 3 हो जाएगी। ये तभी पॉसिबल है जो हम बात कर रहे हैं इस प्रकार से, क्योंकि ग्रुप 2 के अंदर होता क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, 1s बनाया या फिर NS बनाया। दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप निकालना चाहोगे तो वहां पर ये अचीव कर लेता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, इसका मतलब इसका ऑक्सीजन स्टेट काफी, इसका मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, consider the following statements. Statement 1 is saying that oxygen oxygen bond length, यहाँ पे आएगा, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, इन O3 इज ग्रेटर देन O2। देखिए होता क्या है, जब O3 की स्ट्रक्चर बेसिकली हम जब बना रहे होते हैं तो होता क्या, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ O3। ठीक है, और O2 की स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, O2 के अंदर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से बताते हैं। O2 के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपको सभी को पता है, दैट इज 2। और O3 के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो रिजल्टेंट हम लोग बताते हैं, दैट इज 1.5। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं क्या है, कम है, उसकी बॉन्ड लेंथ इससे ज्यादा हो जाएगी। वही चीज यहाँ पे बता रहा है, मतलब ये सही स्टेटमेंट है। और ये दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों ने जस्टिफाई कर ही दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये भी चीज सही होगी। O3 का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 कैसे, मतलब 1.5 कैसे आता है? तो सिंपली आपको 2 बाई, जब हम रिजल्टेंट इसमें, जब हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहेंगे तो होगा क्या, देखिए, जब लुईस स्ट्रक्चर भी बना रहे होते हैं तो उससे ये सारी चीज एक्सप्लेन हो जाती है। ठीक है, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से डिलोकलाइज करता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ नेगेटिव गया, यहाँ पे O, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस प्रकार से। ठीक है, तो एक बार आप सिंपली देख सकते हो, ये जो डबल बॉन्ड था, एक बार वो सिंगल बॉन्ड बना है,
ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो पूरा है, लेकिन दूसरा बॉन्ड कहीं ना कहीं आधा है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हो। बाकी आप सिंपली इसको देख सकते हो कि टोटल यहाँ पे कितने बॉन्ड है, कितने मतलब देर इज डबल बॉन्ड, यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड है, डिवाइड बाई 3 करोगे। ठीक है, तो लगभग ये 1.33 के आसपास हमारा बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए। ठीक है, तो 1.5 के मतलब 1.33 नहीं आएगा बॉन्ड ऑर्डर की जब हम बात करेंगे। ठीक है, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे, 1.5 वाला भी और ये O2 के लिए भी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूजिंग द डेटा गिवन बिलो, यहाँ पर हम लोगों को ई नोट की वैल्यू दे रखी है, Cr2O7 कन्वर्ट हो रहा है Cr3 प्लस के अंदर, और 1.33 वोल्ट इसके अंदर मिलेगा। आप लोग बोल रहे हो कि ई नॉट MnO4 माइनस Mn2 प्लस में गया, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है 1.51। इसके लिए इसकी वैल्यू Cl2 केस में इतनी है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू इतनी है। आपको बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर कौन है। अब देखो, दो चीजों से, दो चीज हमको पहले से पता होनी चाहिए। देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है। रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो दूसरी स्पीशीज को रिड्यूस करता है, और दूसरी स्पीशीज को रिड्यूस वो कब कर सकता है, जब उसके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो, खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी हो। ठीक है, और हमको ये भी पता है जो ई नॉट रिडक्शन होता है, वो रिड्यूसिंग पावर के कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर के। लेकिन हमसे पूछ रहा है रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ठीक है, तो ये हमको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी है। यहां से यहां पर ये जा रहा है, तो ये जो प्रोसेस है, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, और ये भी रिडक्शन, सारे ही इनोट रिडक्शन की वैल्यूज दे रखी है। जब हम बात करेंगे क्रोमियम के केस में, अब इनोट रिडक्शन की वैल्यू जितनी कम होगी, कहीं ना कहीं आप कहोगे कि दैट पर्टिकुलर स्पीसीज विल बी टर्म्ड एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इन दोनों में कंपैरिजन की, सबसे कम वैल्यू यहाँ पे किसकी है, क्रोमियम के केस में है। सबसे कम वैल्यू किसकी है यहाँ पे। ठीक है, उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, तो उस बेस पर हम यहाँ पे चीजें जज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन हमारे पास में है, यहाँ पर क्रोमियम है, यहाँ पे क्रोमियम 3 प्लस है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन इजिली कौन ले सकता है। ठीक है, वही जो टेंडेंसी है वो है रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। इनोट रिडक्शन के बेसिस पे हम बता सकते हैं सारी चीज। तो यहाँ पे यही आंसर होना चाहिए। -0.74 इसकी वैल्यू है, वो सबसे कम है। तो क्रोमियम 3 प्लस जो होगा, वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का भी यही आंसर होगा। चलते हैं अगले सेक्शन बी के अंदर। ये जो पर्टिकुलर सवाल है ना, ऐसा ही सवाल आप लोगों को 22 जनवरी शिफ्ट 1 का जो पेपर था उसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सिमिलर सा ही है। इसमें क्या बताना, हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल। देखिए, स्टीरियोआइसोमर्स इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर क्या बोला गया है, पेंटेन पेंट सबसे पहले तो आपको पेंटेन टाइप की स्ट्रक्चर इस प्रकार से 5 कार्बन बना दिए। ठीक है, दूसरे पर आपने लगा दिया OH ग्रुप। ठीक है, तो फोर्थ कार्बन पे ईन लगाना, मतलब फोर्थ कार्बन ये हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। 5वें कार्बन पे आपको फिनाइल ग्रुप लगाना है। आपको बताना टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। जब हम स्टीरियो आइसोमर्स की बात करते हैं तो वहां पे हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर दो स्टीरियो सेंटर है। कौन कौन से दो स्टीरियो सेंटर है, एक तो डबल बॉन्ड वाला है और एक कायरल सेंटर है। 2 की पावर 2 रिजल्टेंट यहाँ पर 4 स्टीरियो आइसोमर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सवाल बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ए हाइड्रोकार्बन एक्स विच हैज मोलर मास 80 ग्राम कंटेन 90% कार्बन बाई मास, फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखिए, सिंपल सा भी, तुमको अगर थोड़ा सा भी मतलब केमिस्ट्री का आइडिया नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स का भी आइडिया है, तब भी ये सवाल बन जाएगा। देखिए क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन है CXH टाइप का। ठीक है, मैं मान रहा हूँ इस तरीके से वो एक हाइड्रोकार्बन है। इसके जो मोलर मास है
वो दे रखा है 80 ग्राम और इसके अंदर 90% कार्बन है। 90% कार्बन है, तो मुझे बताओ कि 90% कार्बन कब आ सकता है? और रिजल्टेंट मतलब 90% ये है तो 10% हमारा हाइड्रोजन हो जाना चाहिए। तो ये चीज कब पॉसिबल होगी? आप सिंपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी बनाओगे ना, तब भी सवाल हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? 12 सत्ते 84 नहीं हो सकता, ठीक है। 12 छिकी 72, अगर मैं 6C6H8 अगर यहाँ पे रखूं तो होगा क्या? 12 छिकी 72 +8, रिजल्टेंट कितना हो गया? 80। तो इसका जो हाइड्रोकार्बन का मोलर मास ये हो गया। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसके अंदर अभी निकाल लेंगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे पता लग गया है। C6H8 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बराबर होता है 2C+2 - H/2 इज इक्वल टू 12 + 2 -8/2 इज इक्वल टू 6/2। एम आई राइट? 14 होगा 6/2, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसके लिए 3 होगा। ठीक है, बाकी पॉसिबिलिटी हम लोग देख सकते हैं कि हो सकता है इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड हो सकता है कि इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड हो, एक रिंग हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो सारी चीज हम लोग है ना यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इन कैरियर्स मेथड इसी प्रकार का सवाल आप लोगों को 22 जनवरी शिफ्ट 1 के अंदर भी देखने को मिलेगा। सिमिलर बिल्कुल इस ऐसा ही सवाल था। वहां पे क्या था? आप लोगों को परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालनी है। आई थिंक यहाँ पे भी परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालनी है। क्या क्या वैल्यू दे रखी है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इतना दे रखा है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका वेट इतना है। आपने एजीबीआर का वेट इतना दे रखा है। एजीबीआर का टोटल जो मोलर मास होगा, मोलर मास ऑफ एजीबीआर कितना है? दैट इज इक्वल टू 188 ग्राम पर मोल। ठीक है, आप लोगों को वेट ऑफ एजी कितना गिवन है? दैट इज गिवन 0.16। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एजीबीआर निकाल लीजिए। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.16 डिवाइड बाई 188। अगर मुझे यहाँ पर रिएक्शन देखूं इसके अंदर, एजीबीआर के एक मोल से कितने मोल यहाँ पर बी आर माइनस मिलेगा? सिंपल सा बात है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि इसके एक मोल से एक मोल ही मिलेगा। अगर मुझे वेट ऑफ बी आर निकालना है तो रिजल्टेंट वो क्या होगा? इसका मोलर मास इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.16 188 इंटू 80 इसका मोलर मास है। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक मतलब जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है वो इतनी आएगी। ठीक है, इतनी कुछ अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब ये मुझे वेट पता लग चुका है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है? तो इसको मल्टीप्लाई मतलब परसेंटेज निकाल लेते हैं सिंपली। ठीक है, तो वेट ऑफ ब्रोमीन डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, तो दैट विल बी 0.018 डिवाइड बाई 0.25 इंटू 100। कितना होगा ये? 168 था, सॉरी। तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली, आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1.68 डिवाइड बाई 0.25। ठीक है, तो ये लगभग 27% के आसपास हमारी यहाँ पे वैल्यू प्राप्त। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लेट K1 K2 एंड K3 बी द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। एंड यहाँ पे रेट कांस्टेंट इतना का जो रिलेशन है वो ये दे रखा है। देन फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी आपको टोटल ई ओवरऑल निकालनी है। क्या निकालनी है? ये ओवरऑल आपको फाइंड आउट करनी है। आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? आप सिंपली फॉर्मूला लगाओगे, हाफ इंटू E1 प्लस E2 माइनस E3। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। E1 की वैल्यू कितनी है? 10 किलो जूल पर मोल। E2 की वैल्यू है 30 माइनस 60। कितना आंसर आप लोगों को आ जाना चाहिए? लगभग जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगी उसको अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे निकलेगी दैट विल बी द आंसर ऑफ ई ए ओवरऑल। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। अगला सवाल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम रिएक्शन कराएंगे और मेजर प्रोडक्ट देखेंगे, तो बताइए जरा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? किस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शन होगी? आप लोग यहाँ पर एजीसीएन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शन होनी चाहिए? सबसे पहली बात है, देखो ऐसे मत जाना यहाँ पे
कि आयोडीन के साथ में आयोडीन कार्बन आयोडीन का बॉन्ड टूट जाएगा। देखिए कार्बन आयोडीन का बॉन्ड टूट ही नहीं सकता। सिमिलरली कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड टूट नहीं सकता। क्यों नहीं टूट सकता है? वो इस वजह से नहीं टूट सकता है क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। Cn माइनस किसकी फॉर्म में जाएगा? देखो एम्बीडेंटेड लिगेंड है ना, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड जाएगा और एनसी यहाँ पे जुड़ जाएगा। आयोडीन, ब्रोमीन, एम्बीडेंटेड लिगेंड की वजह से यहाँ पर किस प्रकार से हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा? आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्या किया है, 24 जनवरी के जितने भी सवाल मुझे मिल पाए थे उनका मैंने आंसर आपके सामने लाने की कोशिश करी है। और 24 जनवरी शिफ्ट वन का पेपर मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ। सिमिलरली 23 के दोनों ही शिफ्ट, 22 का दोनों ही शिफ्ट मैं सॉल्व कर चुका हूँ। अब हम मूव करेंगे 28 जनवरी के शिफ्ट वन, शिफ्ट टू, 29 का शिफ्ट वन, शिफ्ट टू। ठीक है, सारे वीडियोस हम लोग यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। सिमिलरली आपके लिए जितनी हेल्पफुल चीजें हमारी तरफ से बन पाएंगी वो हम करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली जैसे आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी आप जैसे ही जो भी चीजें आपके लिए बन सकती हैं कि बिट सेट का फॉर्म कैसे भरना है, आईआईटी का फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, जो शिफ्ट अपना अप्रैल अटेम्प्ट का फॉर्म वगैरह जितनी भी डिटेल्स आपके लिए अवेलेबल हमारी तरफ से हो पाएंगी, ठीक है, हम जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जुड़े रहिए एलाइट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।